नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज की हमारी बहस का विषय है छोटे छोटे दल क्या खिलाएंगे कमल। ये इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे दल की पौबारह हो गई है। छोटे छोटे दल अब अनेक राजनीतिक दलों से गठबंधन कर रहे हैं। कोई छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं तो कुछ छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया था। उत्तर प्रदेश में 450 से ज्यादा छोटे दल चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। उनमें से लगभग 250 छोटे दल चुनाव में ताल ठोकते हैं। इन्हीं 250 में से कुछ ऐसे दल भी हैं जिनका अपनी जातियों पर प्रभाव है, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो। इन सभी दलों का अपने अपने क्षेत्रों में खासा महत्व है। ये अपने जातियों के वोट बटोरते हैं, इसीलिए इन छोटे दलों पर सबकी निगाह है। यह फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इजाद किया था कि बड़े बड़े दलों का साथ छोड़िए, छोटे छोटे दलों को पकड़िए, उनके वोटों के बिखराव को पकड़िए, तो उनके वोट सीधे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आके गिरते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में आसानी हो जाती है। अब 2022 का चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का यह फार्मूला समाजवादी पार्टी को भी रास आ रहा है, और रास आए भी क्यों न, क्योंकि राह छोटे दलों से होकर ही जाती है। इन छोटे दलों के पास सत्ता की चाबी जो है, तो क्या छोटे दलों से गठबंधन, छोटे दलों से समझौते सत्ता की चाबी साबित होंगे? अब समाजवादी पार्टी न बसपा के साथ समझौता कर रही है, न कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है। ये दोनों बड़े दल थे, दोनों के साथ समझौते समाजवादी पार्टी देख चुकी है और दोनों का हश्र भी बहुत बुरा हुआ था। महागठबंधन बसपा के साथ था मगर फेल हुआ। इस बार समाजवादी पार्टी ने महान दल के साथ समझौता किया है। कुछ और छोटे दल भी उनके संपर्क में हैं। इन छोटे दलों के जरिए क्या ये सत्ता तक पहुंच पाएंगे, यह देखना अलग बात होगी। लेकिन हमारे साथ आज बहस में है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के सलाउद्दीन मंसूरी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। दीपक मिश्रा जी अच्छे लेखक भी हैं, बड़े जाने माने पत्रकार हैं, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और शिवपाल यादव जी के काफी करीबी लोगों में इनकी गिनती की जाती है। इसी प्रकार हमारे साथ हैं ZA आजमी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन सब पैनल के साथ हम बातचीत करेंगे। आज बातचीत की शुरुआत हम दीपक मिश्रा जी से करते हैं, क्योंकि बात जब छोटे दलों की हो रही है तो इन छोटे दलों पर आपकी अपनी पार्टी के अलावा भी आपकी अपनी सोच क्या है? ये आखिर छोटे छोटे दलों का जब इस तरीके से महत्व बढ़ेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि बड़े जो राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दलों का महत्व जो है कम होता जाएगा और ये छोटे छोटे दल सत्ता में भागीदारी के लिए सत्ता की जो चाबी है इन दलों के आसपास आ जाएगी? क्यों ऐसा हो रहा है दीपक मिश्रा जी, और इसके निहितार्थ क्या है भविष्य के? देखिए, छोटे दलों का अभ्युदय और छोटे दलों का बड़ा प्रभाव पड़ना लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ है। जब एक दल और उस एक दल में एक बड़े नेता की ही संप्रभुता हो, उसी की सर्वसत्ता हो, तो फिर वहां से तानाशाही उत्पन्न होती है। जैसे आपने आपातकाल का दौर देखा, वह कांग्रेस की सर्वोच्चता और कांग्रेस में इंदिरा की सर्वोच्चता का ही तो प्रतिफलन था। तो यह लोकतंत्र का सौंदर्य है और होना भी चाहिए। अब जहां तक छोटे दल की बात है तो लोकतंत्र में त्रिडो अपि प्रयोजनमस्ति, सबका अपना अपना महत्व है। सब एक खास वर्ग, एक खास विचारधारा, एक खास जनसमूह या एक खास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां वो बड़े प्रभावी होते हैं। यही कारण है कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़े दल के नेता कहने वाले भाजपा के लोगों को छोटे छोटे दलों की आगवानी करनी पड़ती है, और आगवानी करने के बाद मीडिया को बताना पड़ता है कि हाँ हमने की। तो लोकतंत्र के लिए यह बहुत सुखद अध्याय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां तक हमारी पार्टी है, वह पहला चुनाव है उसका विधानसभा, और सभी जिला इकाइयों में सभी जिलों में इसकी इकाइयां बाकायदे काम कर रही हैं। मुख्य धारा ही नहीं, मेन बॉडी ही नहीं, जिसको राजनीति के अंतर के भाषा में कहते हैं, सारे आनुषंगिक संगठन काम कर रहे हैं। तो सबका अपना महत्व है। और आप देखिएगा कि इस चुनाव में जिनको आज आप छोटा दल कर रहे हैं, इन्हीं की भूमिका बड़ी होगी और बड़े दलों की भूमिका धीरे धीरे बहुत छोटी होती जाएगी। दीपक जी, मैं आपसे बीच में ये सवाल करूंगा कि ये ठीक है, छोटे दलों की अपनी भूमिका, लेकिन आपको इससे नहीं लगता कि जातिवाद का उभार तेजी से हो रहा है
और इन जातियों का अगर उभार इस तरह से होगा तो क्या आने वाले समय में वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं होगी? हम जातिवाद खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं या जातिवाद बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं? मैं 2 उदाहरण दूं श्रीमान। यथार्थवादी उदाहरण है जो आदर्शों को अपने पैरों से कुचल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट बनाया और कैबिनेट में बाकायदे घोषित किया कि ये इस जात के हैं। केंद्रीय कैबिनेट के बाद प्रांत में भी। और हमारा दल छोटा दल है, हमने डंके की चोट पे कहा कि वोट मिले न मिले, हम सरकार बनाए न बनाए, लेकिन हम कोई जातिवादी सम्मेलन नहीं करेंगे। तो यह जो जातीय गणित है, यह सर्वाधिक तो बड़े दल ही बैठाते हैं ताकि अपने आप को सत्ता में दोबारा ला सके। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोहिया और दीनदयाल जहां के नेता रहे और जहां इन लोगों ने खुलेआम जाति तोड़ो अभियान चलाया, उनको अपना अनुसरण, अपने आप को उनका अनुगामी बनाने वाले दल भी आज जातिवाद का नग्न नर्तन कर रहे हैं। इससे भाजपा अपवाद नहीं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ZA आजमी। आपने दीपक मिश्रा जी को सुना। इस बारे में हम भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास चले उससे पहले आपसे ये जानते हैं कि ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके सच में निहितार्थ क्या है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? अगर आपसे कहें कि इस पर राजनीतिक टिप्पणी करिए, गैर राजनीतिक टिप्पणी करिए, तो आप इसको किस रूप में लेंगे? देखिए, ये तो कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस इशू पे बात कर रही हैं, वो सभी पार्टियों की ये है कि वो जातीय समीकरण देखती हैं। और इस बार चुनाव में 2022 का जो चुनाव होने वाला है वो भी जातीय समीकरण पे डिपेंड है। लेकिन इसमें और भी छोटे दल जो अभी शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने अपना पैर पसारना शुरू किया है, वो ओवैसी साहब है, MIM। और इसके आने से कुछ जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ये कहीं से न कहीं ये इनका मुस्लिम वोटों पे ध्रुवीकरण करने का पूरा इरादा है, जिसकी वजह से ये पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही, जबकि इसका कोई वजूद नहीं था इससे पहले। अब रहा सवाल छोटे छोटे दलों का तो प्रभाव रहा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2012 के बाद से जब भाजपा ने शुरुआत की थी छोटे छोटे दलों को शामिल करने के लिए, और देखा भी कि उनको 10 से 12% वोट जो है वो काफी प्रभावित किया है। तो जाहिर सी बात है, छोटे छोटे दल वो जातियों पे ज्यादातर वो डिपेंड है, और उसी जातियों को प्रभाव बनाने के लिए वो लोग ये करते हैं कि उनको जातियों का एक नेतृत्व देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश में, देश में विकास का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो जाता है, उस पर कोई बात नहीं करता है। अनीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को छोटे छोटे दलों से तालमेल करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? जिन ओम प्रकाश राजभर के साथ में आपका गठबंधन टूट गया था, अब सुनने में यह आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से एक बार फिर तालमेल की बात चल रही है। तो ऐसा क्यों, मतलब आपको छोटे दलों की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि वो बहुत उन्होंने विकास कार्य किए हैं और अपने विकास कार्यों के दम पर वे चुनाव मैदान में जाएंगे, 300 से ऊपर सीटें लाएंगे। लेकिन क्या 300 तक की सीटें लाने के लिए आपको छोटे दलों का साथ जरूरी है? अनीता जी। जी देखिए उपाध्याय जी, ऐसा नहीं है कि छोटे दल जो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और जहाँ तक रही छोटे छोटे दलों की बात, जब छोटे दल खुद से समझौता करते हैं तो हम लोग को मना नहीं करते, क्योंकि हम सबके साथ सबके विश्वास की बात करते हैं। पहले भी आप देखिए कई दलों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन तब भी जनता को पूर्ण रूप से विश्वास था। और आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, 14 में भी हम जात पात को उठ के इलेक्शन लड़े थे, तो भी हम काफी सीटें लाए, 17 में भी, 19 में भी, सब जात पात से ऊपर उठ के मोदी जी को लोगों ने समर्थन दिया, योगी जी को समर्थन दिया। तो इसलिए ये जात पात को लेकर हम तो चलते नहीं। आज भी देखिए जात पात की गणना को दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसकी गणना कराइए, जाति के आधार पर गणना कराइए। हम लोग नहीं कह रहे जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग की गणना जो चलती है वो चलेगी, लेकिन जाति के आधार पर गणना पे दूसरे दल लगे हुए हैं कि नहीं आप जाति के आधार पर। हम जात की राजनीति ही नहीं करते। हमारे यहाँ आपको शायद अगर मालूम होगा एक तरह पे केवल नाम नहीं, लेकिन अब भारतीय जनता, एक मिनट मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है बिहार में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना को इसमें शामिल किया जाए। तो अब अगर आपका जिन दलों के साथ गठबंधन है वे दल आपकी बात से सहमत नहीं होते हैं,
तो ऐसे में ये तालमेल कैसे बनेगा अनीता जी? तालमेल देखिए, विकास के कार्यों में राजनीति का सभी तालमेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि तालमेल विकास में कहीं कमी आ रही है या कहीं विकास नहीं हो रहा, तालमेल सब है। लेकिन बस कुछ ऐसे, देखिए मैंने कहा ना कि शिक्षक मतभेद तो होता नहीं है, मतभेद होते हैं थोड़ा थोड़ा मतों का। जैसे कि आज आप जाति के आधार पर करिए, हम लोग कहते हैं जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। वो खाली वही नहीं कह रहे, और लोग भी कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना करिए। और जहाँ तक छोटे दलों की बात है, देखिए छोटा दल कोई भी हो, कभी एक जमाने में छोटे दल, दूसरे में छोटा दल कोई भी हो, तो धीरे किसी न किसी बड़े दल से अपना समझौता करता है और अपनी पहचान बनाता है। और हम चाहते हैं कि सबकी पहचान बने, चाहे वो कोई दल हो। हम सब अपनी, देखिए अपना पार्टी की बड़ी पहचान बन चुकी है, इन राजभर की पार्टी की पहचान बन चुकी है, इंचार्ज पार्टी की। अगर कोई बड़े दल से जुड़ता है तो उसकी पहचान भी बनती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मानती है। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा रहता है कि वे जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन छोटे दलों को साथ सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उन छोटे दलों का जिन जातियों पर प्रभाव है, उन जातियों के वोट उनको मिल सके। चाहे वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो राजभर समाज के हों, चाहे वो निषाद समाज के हों, या अन्य किसी भी समुदाय के लोग हों। तो कहीं ना कहीं अपनी जो विचारधारा है उससे समझौता तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, देखिए एक चुप रहे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? दीनदयाल जी के अंत्योदय तक जाना, मतलब नीचे स्तर पे जो व्यक्ति है उसके साथ खड़े होना, उसको साथ लेकर आना, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और उसी विचारधारा से वो काम करती है, और वही विचारधारा पहले भी थी, आज भी है। अगर हमें हमारा शुरू से अंत्योदय हम लोग लेकर चलते रहे हैं, चाहे हमारे अटल जी रहे हो, चाहे हमारे मोदी जी रहे हो, चाहे योगी जी हो, सभी लोग अंत्योदय को लेकर ही चलते रहे कि बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता उसको मानता है। तो ये आज अगर ये हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग नहीं करेगी, तो क्यों नहीं करेगी? जब हम अंत्योदय तक जाना चाहते हैं, अंत्योदय के जो आखिरी छोर तक व्यक्ति बैठा हो उसको अपने साथ लाना चाहते हैं। ठीक है अनीता जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के हाजी सलाउद्दीन जी से पूछते हैं। हाजी साहब, आपने पिछले चुनाव में 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने समझौता किया था। वह समझौता किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुआ। इससे पहले जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समझौता किया और उस कांग्रेस को सीटें भी उन्होंने दी अच्छी खासी। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली। तो अब इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के फार्मूले को समाजवादी पार्टी ने भी अपना लिया है और समाजवादी पार्टी भी छोटे छोटे दलों के संपर्क में है। कुछ दलों से उनका संपर्क हो चुका है, महान दल से उनका गठबंधन लगभग तय है, आरएलडी से सौदेबाजी चल रही है। अन्य कुछ दल हैं जो अभी तौल मोल रहे हैं कि उन्हें भाजपा के साथ जाना चाहिए या समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों अचानक से जो राजनीतिक चेंज हुआ है ये उत्तर प्रदेश में और छोटे दलों का जिस तरह से महत्व बढ़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए हाजी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जिन छोटे दलों के साथ समझौता किया था और उन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ा था, उनके साथ धोखाधड़ी की है, जुमलेबाजी की है और उन्हें धोखा देने का काम किया है। पूरी सरकार के अंदर कहीं विकास का एक पत्ता नहीं हिला। जो अखिलेश यादव जी की योजनाएं थी उनको मतलब ये शिलान्यास किया है, उनके फीते काटे हैं, उनके रिपिंग काटे हैं। अखिलेश यादव जी की जो नीति है वो ये है कि छोटे दलों के साथ जो धोखा हुआ है हम उन्हें अपने साथ लेकर चले और लेकर चलने के साथ उत्तर प्रदेश को विकास की ओर। किस तरह का धोखा हुआ है? किस तरह का धोखा हुआ है हाजी साहब? हाजी साहब, किस तरह का धोखा हुआ है? किस तरह का धोखा हुआ है? क्या उनके कहने पर ठेके पट्टे नहीं मिले या उनके कहने पर ट्रांसफर नहीं हुए? नहीं तो छोटे दलों का इसमें क्या रोल रहा भाई? छोटे दलों का जो गठबंधन, उनके कहने पर ट्रांसफर नहीं हुए, उनके कहने पर पट्टे नहीं मिले, ठेके नहीं मिले, क्या यही जो है विकास का वो आधार है? नहीं, ये विकास का आधार नहीं होता। विकास का आधार जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना, लोगों को रोजगार देना, किसानों की मदद करना, किसानों के ऊपर अत्याचार होते हुए रोकना, महिलाओं पर अत्याचार होते हुए रोकना, सबका सम्मान करना और सबको साथ लेकर चलना। मगर इस भाजपा ने जुमलेबाजी करने का काम किया और छोटे दलों को
धोखा देने का काम किया। इसलिए छोटे दल इनसे चित होकर अखिलेश यादव जी की तरफ आस लगाए हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि अखिलेश यादव छोटे दलों को इसलिए साथ में ले रहे हैं, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों के साथ धोखा किया। तो मेरा एक सवाल है, क्या अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव जी के साथ धोखा नहीं किया? क्या उन्होंने अपने चाचा को पार्टी से बहुत अपमानित करके नहीं निकाला? अगर तो उन पे अखिलेश पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और आज भी मतलब ये चाचा भतीजे का रिश्ता है और आज भी पूरी तरीके से हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। अरे भाई, जो चाचा का नहीं हुआ बाकी छोटे दलों का कैसे होगा? अरे भाई, जो चाचा का नहीं हुआ वो बाकी छोटे दलों को धोखा नहीं देगा। पूरी तरीके से चाचा की इज्जत करते हैं, पूरा सम्मान पूरी तरीके से बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चाचा हमारे सम्मानित चाचा है। इज्जत करते हैं, मानता हूं, इज्जत करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, मगर जब तालमेल की बात आती है तो जवाब ही नहीं देते। और शिवपाल यादव जी ने अल्टीमेटम दिया है कि 13 अक्टूबर तक का वक्त है, तब तक अखिलेश जी तय कर ले। तो आपके पास क्या कोई सूचना है इस अल्टीमेटम के बाद अखिलेश यादव क्या करने जा रहे हैं? अखिलेश जी बराबर कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से चाचा का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे और आगे भी करेंगे और उनके जो लोग हैं उनका भी पूरा सम्मान करेंगे और उनको पूरा सम्मान देने का काम करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जब चाचा भतीजे का पूरा सम्मान कर रहे हैं तो फिर क्या बात है इस बात की? ये तो और दूसरी तरफ के लोग हैं जो ठीक है, आपकी बात का जवाब देने के लिए दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और शिवपाल यादव जी के साथ उनका गहरा नाता है। आप उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप सबने साथ में काम किया है। जी दीपक जी, अभी हाजी साहब ने जो कहा कि वो पूरा सम्मान करते हैं अखिलेश जी, उनका सम्मान अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी या राजनीतिक भागीदारी का अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। और क्या आपको पता है कि क्या कोई अखिलेश जी से बात हुई है या शिवपाल यादव जी का स्टैंड क्या रहने वाला है आने वाले चुनाव में? देखिए, व्यक्तिगत बातों का कोई अर्थ नहीं है। हमारी और आदरणीय अलाउद्दीन जी से व्यक्तिगत बातें कितनी, उनका कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में या राजनीतिक मंचों पर किस तरीके से एक दूसरे का संवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल जी बार बार कहे, अपने अनुभव से कह रहे हैं और अपने राजनीतिक जीवन के निष्कर्षों के आधार पर कह रहे हैं कि चिरंजीव अखिलेश जी आइए और मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाए। भाजपा को या बसपा को वही सपा हरा सकी जिसमें शिवपाल जी रीढ़ की तरह से मौजूद थे, और जैसे ही वो हटे हैं सपा जिससे भी गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी से हारी है। तो वो बार बार कह रहे हैं कि सभी लोहियावादी, सभी चरण सिंह में आस्था रखने वाले, सभी सेकुलर और सोशलिस्ट लोग एक मंच पर आवे। राजनीतिक रूप से अखिलेश जी को चाहिए कि आगे बढ़कर इस गठबंधन को वह स्वयं अगवानी करे और उसके नायक बने, लेकिन वो उदासीन है। सुविधा और दुविधा की राजनीति बड़ी खतरनाक होती है। दीर्घ सूत्री विनश्यति यह कौटिल्य का सूत्र है, और कौटिल्य दुनिया में हमें लगता है कि राजनीति के मामले में मैकियावेली, कौटिल्य इनके नाम आते हैं। तो चाहिए ये, और कितना दूर है अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच में, चाहे तो वाक करते हुए जा सकते हैं। दीपक जी, मेरा एक सवाल इसमें है, जुड़ता हुआ सवाल है कि ठीक है, बिल्कुल शिवपाल जी ने कहा है, अल्टीमेटम दिया है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत दूरी नहीं है, लेकिन एक बार ये मान लेते हैं कि अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है, तब जाहिर है शिवपाल जी अलग चुनाव लड़ेंगे, अलग छोटे दलों के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। ओवैसी जी के साथ भी बातचीत हुई है अभी हाल ही में, और राजभर जी के साथ भी बातचीत हुई है। तो अगर आप लोग इस तरीके से छोटे दलों को साथ लेकर के चुनाव मैदान में आते हैं तो इसका तो परोक्ष लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। और अखिलेश जी तो कई बार कह भी देते हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी वो कह चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि वो तो बी टीम है भाजपा की। इसमें कहां तक सच्चाई है? और आप भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं या भाजपा को जिताने के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। एक तीसरे मोर्चे की बात आई थी जब जनता दल बना था, तो यही कांग्रेस वाले कहते थे, या माफ कीजिएगा, यही जनसंघी और भाजपा ही कहते थे कि जनता दल कांग्रेस की बी टीम है। परिणाम क्या हुआ? जनता दल ही विकल्प बनी।
अगर शिवपाल जी के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में मूर्त रूप ले लेता है, जिसकी संभावनाओं से मैं व्यक्तिगत रूप से इनकार नहीं करता, तो वही मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक विकल्प होगा। वही जनता पार्टी का सूबाई संस्करण होगा उत्तर प्रदेश में, और फिर वही केंद्र में भी भाजपा को अपदस्थ करेगा, क्योंकि उसमें नेता ही एक से एक होंगे ना। आप देखिए वर्तमान में सर्वाधिक सक्रिय और अनुभवी नेता कौन है? नो डाउट ये बात तो चंद्रशेखर जी ने मंच से कही कि मैं शिवपाल जी के अनुभव से सीखने आया था। ओवैसी हैदराबाद से ओवैसी जी क्यों चले आते हैं शिवपाल जी के पास? जब टीवी वाले पूछते हैं आप क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि शिवपाल जी एक बड़े नेता है। स्वयं आपने भी अपनी पुटका में की। अरे भाई, जब शिवपाल जी तैयार हैं और हर त्याग के लिए तैयार है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आओ बैठो और पहले तय कर लो। उन्होंने कहा कि एक सैद्धांतिक सहमति बनाते हुए आइए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाए। ठीक है, हमारे साथ आजमी जी भी है। आजमी जी, आपने तीनों राजनीतिक दलों की बातें सुनी है जी जी। अब आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आखिर ये जो छोटे दल हैं, और खासतौर पे शिवपाल जी की अगर मैं बात करूं, शिवपाल जी का अपना एक अच्छा खासा कद है, उन्होंने पिछले चुनाव में सीटें जीती या न जीती हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की हार में शिवपाल यादव जी मील का पत्थर साबित हुए। आप किस रूप में इसको लेते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और उससे लड़ना आसान नहीं है कि लोग उससे लड़ें। रहा शिवपाल जी और अखिलेश जी के अलग हो जाने के बाद, आपने 2017 के चुनाव में देखे कि ये अखिलेश जी उस लड़ाई में 54 सीट ले आए और वो भारतीय जनता पार्टी वो 300 से ऊपर चली गई सीटें, 324-25 चली गई। अब रहा सवाल ये है कि छोटे छोटे दल, अगर छोटे छोटे दल इसी तरीके से बिखराव रहा और एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो भाजपा का सामना करना मुश्किल है। इसलिए चूंकि भाजपा जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से काम करने का तरीका है, ये लोग बहुत दूर हैं। जबकि भाजपा के सरकार में बहुत सी कामियां थी जो विपक्ष लड़ सकता था, लेकिन विपक्ष बहुत दूर रहा, खामोश बैठा रहा, किसी मुद्दे पे सामने नहीं आया। तो रहा जनता का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो किस पे जाएगा? जब ये लोग आपसी लड़ाई लड़ेंगे, समाजवादी के अखिलेश जी लड़ेंगे, प्रगतिशील पार्टी की, जब ये लोग बिखराव होगा तो इनके वोटों का भी बिखराव होगा, जातीय भी बिखराव होगा, यादवों का भी बिखराव होगा, और भी जातियां होगी। जैसे छोटे छोटे दल हैं, अब शिवपाल जी अगर छोटे छोटे दलों से समझौता कर लेते हैं तो नो डाउट इसमें नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का होना है, ना कि भाजपा का होना है। भाजपा तो जो काम कर रही है उस एजेंडे पे भाजपा बिल्कुल अपने आप में वो उनके कॉन्फिडेंस है कि वो जीत के सत्ता बनाएगी। लेकिन उस विपक्ष क्या कर रहा है? कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर है नहीं, समाजवादी पार्टी में अभी तक कोई ऐसा एजेंडा सामने नहीं आया है, और रहा शिवपाल जी का, तो शिवपाल जी से अभी कंप्रोमाइज हुआ नहीं है। तो अब चूंकि अक्टूबर चल रहा, इलेक्शन बहुत करीब है, ऐसी स्थिति में किस तरीके से ये लोग लड़ेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, ये समझ से परे अभी है। ठीक है आदमी जी। अनीता जी, असुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वे जब चुनाव मैदान में आते हैं किसी भी प्रदेश में, तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है, क्योंकि वो मुस्लिम वोटों को पोलराइज करते हैं और अपने कैंडिडेट उतारते हैं, तो मुस्लिम वोट बढ़ते हैं, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या वो वास्तव में बी टीम है? और अगर वो बी टीम है तो ऐसा क्या आपको ये मुफीद लगता है कि इस तरह से धर्म की राजनीति की जाए? सीधा सवाल। हम तो बहुत आश्चर्यचकित है जो ये कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल अपोजिट, विपरीत, लेना एक न देना दो। और सबसे बड़ा हैदराबाद में आप देखिए, हम लोग जो नहीं लड़ते, हम लोग वहाँ पे जाके लड़े हैं, ऐसा नहीं। और वहाँ पे हमने सीटें ली, अगर हम उनकी बी टीम हो तो हम वहाँ पे क्यों जाते हैं? और वो सबसे बड़ा, वो हर जगह लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको लड़ने का अधिकार है। आप ये बताइए, ओवैसी से भारतीय जनता पार्टी का क्या तालमेल? मैं तो कहती समाजवादी पार्टी ओवैसी मिलकर लड़ लें, हमें हम उनका क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं ये बात करते? आप सब मिलकर लड़ लें, इनको लगता है तो करे ना, ये क्यों नहीं होते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सबको अपनी अपनी राजनीति प्यारी है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। ना कि हम जात पात की, ना हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ना हम सांप्रदायिकता की करते हैं, ना हम ये जात पात की राजनीति करते हैं।
अफवाह उड़ाई, बहुत गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता है, तुष्टिकरण की रानी। वो तुष्टिकरण की जनता समझ चुकी है कि कौन तुष्टिकरण करता है, कौन करता है। आज 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। और इन लोग की पाए जब सरकार होती है क्यों दंगे होते हैं, क्यों इतने अपराध होते हैं, अपराधियों को संरक्षण क्यों दिया जाता है, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे क्यों लड़े जाते हैं। ये जनता देखी नहीं। जनता क्या बेवकूफ है? जनता बहुत समझदार है। जनता ने 17 में भी जवाब दिया, 14 में दिया, 19 में दिया, 22 में भी देगी। और जनता समझ रही है कि कौन क्या है। अनीता जी एक सीधा सवाल है। अनीता जी एक सीधा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव मैदान में आएगी या छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके जातीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी या जातीय केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करेगी? सीधा सवाल। विकास के कार्यों को लेकर सबका साथ सबका विकास हमने कार्य किए हैं। जो हमने बिजली को गांव गांव में पहुंचाया है, जो हमने आवास दिया है, जो शौचालय दिए हैं, जो योजना दिया, आयुष्मान योजना जनता का कोरोना काल में जो वैक्सीन सब जगह जगह जो वैक्सीन लग गई है, आज इन कार्यों को लेकर जनता के पास जाएंगे। छोटे दलों की बात को लेकर या जात पात को लेकर जनता के पास नहीं जाते, जनता के पास विकास को लेकर जाते हैं। और हर भारतीय जनता पार्टी का जनता से जुड़ा हुआ बूथ स्तर तक के लोगों की पूरी कमेटियां किसी को। ठीक है हाजी साहब, हाजी मंसूरी साहब, सवाल ये है कि अभी हाल ही में अनीता जी ने भी कहा, दीपक मिश्रा जी ने भी कहा कि शिवपाल यादव तो समझौता करना चाहते हैं, और अगर आपका एजेंडा भाजपा को हराना है तो शिवपाल जी से इतनी दूरी क्यों है? और दूसरा सवाल उसमें यह है कि आप असदुद्दीन ओवैसी से बात क्यों नहीं करते? अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना ही एजेंडा है तो असदुद्दीन ओवैसी अलग होकर लड़े, यह आपको मुफीद क्यों लगता है? क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव मैदान में आएंगे तो जाहिर है वे वोट समाजवादी पार्टी का ही काटेंगे। हाजी साहब, देखिए मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी का खुला ऐलान है कि जितने छोटे दल हैं हम उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी चुनाव के अंदर समय है, पूरी तरीके से पूरी रणनीति बन रही है और तमाम छोटे दल, जितने भी छोटे दल उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो देख लेना आप, चुनाव के करीब आते आते उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया, ओवैसी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने आए हैं और वो कह रहे हैं हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश के वो रहने वाले हैं वहां पर 8 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ते हैं वो, और दूसरे प्रदेश में आकर 100 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या वजह है? और बिहार के अंदर भी वो इस तरीके से चुनाव लड़ने गए, वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर वो इस तरीके से चुनाव लड़ने गए। तमाम बातें सामने हैं और दिख रहा है कि वो 15,000 करोड़ रुपए की मालियत के आदमी हैं। बीजेपी की सरकार सेंटर के अंदर है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई सीबीआई नहीं जाती, मंसूरी साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपके आरोप हो सकता है सही हूं, लेकिन इसका नुकसान तो अंततः सपा को ही होने वाला है। तो अखिलेश यादव जी पहल क्यों नहीं कर लेते कि असदुद्दीन ओवैसी से बात करें? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी को सरेआम भला बुरा कहते हैं, बहुत तीखे तीखे भाषण देते हैं, तो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी से बात कर लेनी चाहिए? वही तो उनकी गलत पॉलिसी है कि बीजेपी को सरेआम बुरा कहते हैं, वही तो गलत पॉलिसी है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे लोगों का सम्मान करते हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, किसानों को किसानों का हक देना चाहते हैं, महिलाओं को महिलाओं का हक देना चाहते हैं, और तमाम जितनी छोटी जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनको सबको उनका अधिकार और उनका हक देना चाहते हैं। अखिलेश जी की जो मंशा है वो पूरी तरीके से ये है, ये नहीं है कि किसी को जुमले दे दे, किसी को झूठे वादे दे दे, किसी को रेवड़िए दे दे। ठीक है, तो इतना बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लिया। आप इतना बता दीजिए कि मुसलमान, आप तो मुस्लिम समाज से भी आते हैं, हाजी भी हैं, मुस्लिम समुदाय क्या ओवैसी के साथ जाएगा या पूरी तरह से अखिलेश के साथ जाएगा? आखिर मुस्लिम समुदाय ने तय क्या किया है?
उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समुदाय क्या तमाम जातियां, जितनी जातियां इस सरकार से परेशान हो चुकी हैं, जितने धर्म हैं वो सब इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। कारोबार खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए, और मतलब ये परेशानी कोरोना काल की आपने देखी होगी, कितनी लाशें दरिया के अंदर गई, कितने लोगों को बेड नहीं मिले, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, कितने लोगों को दवाई नहीं मिली। क्या है इस सरकार की, तमाम लोग परेशान हैं, और उस परेशानी को देखते हुए तमाम लोग अखिलेश यादव की तरफ आज बनाए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2022। जब आपने कोरोना की बात छेड़ ही दी है, जब आपने कोरोना की बात छेड़ ही दी है, तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के ही नेता थे अखिलेश यादव, जिन्होंने जब भारत की वैक्सीन आई तो उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और बाद में अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई। तो ये दोहरी राजनीति क्यों, और वैक्सीन के लिए आपने भड़काया क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि वैक्सीन न लगवाने के लिए प्रेरित करके अखिलेश यादव ने अच्छा काम नहीं किया? कोई प्रेरित करने का काम नहीं किया, और जो बात उन्होंने कही थी वो ये कही थी भाजपा की बात थी। मगर आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम समाजवादी पार्टी के उनके जानिसार कार्यकर्ता अपने घरों पर कैंप लगवाकर और वैक्सीन लगवाने का काम कर रहा है। मैं खुद स्वयं मुरादाबाद के अंदर 3 दिन से अपने ऑफिस पे कैंप कार्यालय पे कैंप लगवा रहा हूँ, और लोगों को बुला के वैक्सीन लगवा रहा हूँ। आप ये देखिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है अपने घर पर कैंप लगवाकर वैक्सीन का काम कर रहा है, वो विरोध कैसे कर सकते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये बात अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, अब कर रहे हैं। जिस समय जरूरत थी उस समय अखिलेश यादव ने कहा भाजपा की वैक्सीन थी। वैक्सीन है, साफ साफ बोल रहा था भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, क्या तुम लोग लगवाओगे? पूरा उसका वीडियो है, अगर आपने ना सुना तो आपको ये भी नहीं मालूम कितने लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मरे। अरे हमको सब मालूम है, जनता को गुमराह करने का काम ना करिए हाजी साहब, जनता को गुमराह मत करिए, जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, गुमराह करने का काम मत करिए। आप लोगों ने कोरोना काल में किसी जनता का काम नहीं किया, ना जनता को वो किया। सबसे बड़ा हमारे योगी सरकार ने जनता को सहायता की सुविधा दिलाई। आप लोग घरों में बैठे रहे, न जनता के साथ मदद आज मदद नहीं की, ना कांग्रेस ने की, ना समाजवादी ने की। जमीन पे कोई लोग नहीं आए। कम से कम ये तो सोचना चाहिए, जनता से वोट मांगते हो, जनता का कहीं तो आप उनका सहयोग करिए। ना आपने किया, ना कांग्रेस ने किया। ये जनता ने अच्छे से देखा लोगों का जो महामारी के अंदर आपने राजनीति की, कोरोना काल में आपने राजनीति की, जो नहीं करनी चाहिए थी वो आपने राजनीति की। ये जनता ने देखा है, महामारी में राजनीति। ठीक है, ये हमारी बहस वैक्सीन पे नहीं है, हमारी बहस वैक्सीन पे नहीं है। दीपक जी, एक बात तो है कि जब वैक्सीन शुरू हुई थी उस समय अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था, क्या आपको नहीं लगता कि उससे उन्होंने वैक्सीन लगवाने से रोका था लोगों को, और उसकी वजह से कोरोना बढ़ा, उत्तर प्रदेश में बेहताशा बढ़ा। बाद में वैक्सीन के लिए सभी जिद करने लगे, लेकिन शुरुआती दौर में अगर वैक्सीनेशन उतना हो जाता जैसा कि कल्पना की गई थी तो शायद कोरोना इतना नहीं बढ़ता। तो कोरोना के बढ़ने में कहीं ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव या इसी तरह के जो बड़े नेता हैं उनका भी योगदान है? अब देखिए, जब राष्ट्र पर्व होता है तो उसमें सारे लोगों को शामिल होना चाहिए। और भाई अखिलेश जी का ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन उन्हें इस तरह के बयान से अपने को बचा लेना चाहिए। लोहिया जी का एक मंतव्य है, उन्होंने कांचन मुक्ति में लिखा है कि बड़े आदमी का छोटा अपराध भी बड़ा होता है, छोटे का बड़ा अपराध भी छोटा होता है। तो चूंकि वो बड़े व्यक्ति हैं, राजनीति के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए था कि ऐसे सवालों से अपने को किनारे कर लें। खैर, हम दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारी बहस चूंकि छोटे दलों पर है, तो आपका जो दल है उसकी दिशा क्या है? और अभी हाल ही में जो मीटिंगें हुई हैं तमाम दलों के साथ आपकी, तो उसमें क्या दिशा तय हुई है? हमारा पक्ष स्पष्ट है। हम उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और एक सार्थक परिवर्तनगामी विकल्प देंगे और समाजवादी सोच की सरकार बनाएंगे। इसीलिए 12 अक्टूबर को डॉक्टर लोहिया के परिनिर्वाण दिवस के दिन
शिवपाल जी रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं और कृष्ण की नगरी से लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि राम कृष्ण शिव के नाम पर आप राष्ट्र प्रेम जगाइए, सामाजिक सद्भावना बढ़ाइए, इनके नाम पर सांप्रदायिकता का जहर न जनता में बोए। तो लेकिन दीपक जी कहीं ना कहीं देखिए मेरा सवाल है इसी, कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा लाभ तो भाजपा को ही होने वाला है। आज आप तो यह तो आप भी मानते होंगे कि शिवपाल यादव जी स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी के दम पर सरकार बनाने की हैसियत में आज नहीं है, लेकिन हाँ वो वोट काटने का काम करेंगे, और अगर वोट कटेंगे तो जाहिर है वे समाजवादी पार्टी के ही वोट कटेंगे। ऐसा है, जब डॉक्टर लोहिया ने पार्टी बनाई थी सोशलिस्ट पार्टी, तो कोई कह रहा था कि वो विकल्प बनेंगे। 9 जगह उन्होंने सरकारों को पलटा और बाद में उन्हीं के मित्र लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पूरी की पूरी दिल्ली की तख्त बदल दी। तो इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले तो हमें लगता है कि बसपा चौथे 5वें नंबर पे थी, आज आप देखिए ये नंबर 1 पर है। तो ये ऐसा कुछ नहीं करता। सारे जिलों में प्रसपा की इकाइयां गठित हैं, हमारे पास एक से एक राजनीतिक नेतृत्व है। शादाब फातिमा है, शादा प्रताप शुक्ल हैं, वीरपाल यादव हैं, रामनरेश मीनी हैं, हम जैसे फकीर भी इसी सिलसिले में है। तो हमारा पूरे प्रदेश में प्रभाव है। क्या पता भाजपा का असली विकल्प हम ही बन के उभर जाए। ठीक है, आजमी साहब जी, आप अभी लगातार इन सभी को सुन रहे थे। ये जो छोटे दल हैं, इनका जो अचानक से उभार होता है और चुनाव के टाइम पे इनका उभार होता है, इससे पहले 4.5 साल तक ये दल कहीं दिखाई नहीं देते। तो इन छोटे दलों का जब इस तरीके से महत्व बढ़ता है, तो बड़े दल जो क्षेत्रीय आधार पर कभी बने थे, तो उनका महत्व क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे कम होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ये सही है कि जो छोटे दल इलेक्शन के दौर में ही आते हैं और उसके बाद ये फिर 5 साल ये गायब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होती है, लेकिन बड़ा जो दल है वो ख़त्म होने वाला दल नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं। लेकिन चूंकि इस वक्त माहौल जो है वो जातीय है, और जातीय समीकरण जब आता है तो वो तमाम जातियों को लगता है कि मेरा नेतृत्व कम है, इसलिए सरकार में मेरे समाज के लिए कुछ नहीं किया गया। जैसे अभी विकास की बात कर रही थी मैडम, विकास की भाजपा की प्रवक्ता है जो कह रही थी, वो विकास तो उत्तर प्रदेश में क्या लेके जाएंगी, मेरी ये समझ में बात नहीं आई। किस चीज़ का विकास लेके जाएंगी, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। रहा एक मुद्दा ज़रूर हो सकता है कि ये हिंदू मुस्लिम शायद हो सकता है, हो इस पे मजबूती से शायद इस पे काम करें और राम मंदिर को भी ले आ सकते हैं, राम मंदिर निर्माण पे। लेकिन छोटे दल इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि उनका 10 से 12% वोट इधर उधर प्रभावित होता है। अब जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात ले लीजिए, पूर्वांचल में जाहिर सी बात है 15-20 सीटों पे उनका प्रभाव है। इसी तरीके से अपना दल के है उसका भी प्रभाव है, और जो अनुप्रिया पटेल का उनका भी है प्रभाव है। तो छोटे छोटे दलों का प्रभाव तो क्षेत्रीय रहता ही है और रहेगा भी, इसलिए चूंकि उनका अपने समाज का नेतृत्व करते हैं। हर समाज जो कहीं से कहीं उपेक्षित होता है, तो वो ये जरूर चाहता है कि हमारे समाज के लोग अगर जाएंगे तो शायद हमारा बेहतर होगा, हमारे समाज का बेहतर होगा। इसलिए वो छोटे दल उस वक्त आते हैं और बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन इनको अगर इस तरीके से नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, तो शायद इस समाज के लिए भी नुकसान होगा। और रहा बड़ा दल तो भाजपा है ही है, और भाजपा से लड़ना बहुत बड़ा काम है, मुश्किल भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुझे इस वक्त जो जिस पायदान पे खड़ी नजर आ रही है और जिस तरीके से प्रगतिशील पार्टी से अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, तो शिवपाल जी का कहीं न कहीं संगठन में और लोगों में अभी भी विश्वास कायम है और उनका प्रभाव भी है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो यादव का और मुस्लिम का दोनों बंटवारा होगा और दोनों वोटों पे शिवपाल जी के ज्यादातर प्रभाव है। आजमी साहब की जो मुद्दा आजमी साहब ने उठाया है, उसका जवाब हम सीधे हाजी साहब से ही ले लेते हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे इस पर कि अगर शिवपाल जी से तालमेल नहीं होता अखिलेश जी का, तो उसका सीधा सीधा नुकसान अखिलेश यादव को ही होने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और चाचा के लोगों का पूरा सम्मान होगा, क्योंकि वो हमारे चाचा है, कोई गैर नहीं है, वो हमारा खून है। इसलिए मतलब ये हम पूरा सम्मान करेंगे और उन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप देख लीजिएगा कि हमारी बात सही होती है या नहीं होती है। जो अखिलेश जी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है कि मेरे चाचा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके लोगों का पूरा सम्मान करूंगा, ये मेरा वादा है। तो ये इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि जब एक भतीजा ये कह रहा है कि मेरे चाचा है, मेरा खून है, मैं पूरा तो आप क्या पूरे
पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जी से समझौता होने जा रहा है? क्या आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ समझौता करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल चाचा, जो अखिलेश यादव जी ने कहा है वो पूरी तरीके से सही बात है, गलत बात नहीं है, बराबर कह रहे हैं। मेरे चाचा है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ और उनके लोगों का पूरा सम्मान करूंगा और पूरा सम्मान के साथ उन्हें रखा जाएगा। ठीक है अनीता जी, भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विकास को लेकर के चलती है, राष्ट्रीय विचारधारा को साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास का नारा उन्होंने दिया है। जब इतनी सारी बातें हैं तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि छोटे छोटे दलों के आगे चिरोरी करना पड़ता है, उनके साथ समझौते करने पड़ते हैं और उनकी बातें सुननी पड़ती है? फिर बाद में जब सरकार बन जाती है तो उनसे झगड़ा होता है, उनको अलग करना पड़ता है। जी अनीता जी। देखिए ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपसे अंत्योदय को लेकर चल रहे हैं। जो छोटे दल पास आते हैं तो उनसे हम लोग समझौते इसलिए करते हैं कि चलो इनकी भी अपनी पहचान बनेगी। देखिए आज जितनी भारतीय जनता पार्टी से छोटे दल जुड़े हैं उनकी सबकी पहचान बन चुकी है, सबकी पहचान कोई। तो आज हमारे जो अंत्योदय को लेकर हम उसको लेकर सफल होना चाहते हैं कि अंत्योदय तक जो व्यक्ति खड़ा है वो हमारे साथ आके खड़ा। अगर वो एक गुट में खड़ा है, एक छोटे से दल में खड़ा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका साथ दें और उसका सहयोग करें। ये हमारे अपनी विचारधारा है, हमारा अपना दायित्व है, हमारा अपना कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और उसके बाद अगर वो आगे आके जब सौदेबाजी करते हैं तो फिर वो दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए हम तो अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, बाकी वो अपने दायित्व का क्या निर्वाह करते हैं ये उनको होना चाहिए। हमने तो अपनी विचारधारा, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए छोटे दलों को साथ लेकर आते हैं। ठीक है अनीता जी। दीपक जी, अभी आपने सलाउद्दीन जी को सुना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पूरा ऐलान कर दिया है। हालांकि वो ऐलान कब किया वो मुझे पता नहीं है। तो अगर हम सलाउद्दीन जी की बात को मान लेते हैं, प्रवक्ता है और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके सभी नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई, आप शिवपाल जी के भी बहुत करीबी हैं, तो क्या कहीं कोई अंदर खाने बातचीत हुई है इस तरह की? मैंने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में कोई बात छुपती नहीं, कोई बात छुपानी चाहिए भी नहीं। ठीक है, वो रिश्ता कौन कर दिया, रिश्ता एक दूसरे से है, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक मंच पर अब तक आकर दोनों को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि कितनी सीटों पर क्या क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत नजर रखे हुए है और किसी भी सूरत हाल में वह उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बचाने के लिए एन केन प्रकारेण साम दान दंड भेद सभी अस्त्रों का इस्तेमाल करेगी। उपयोग ही नहीं करेगी, दुरुपयोग तक करेगी। और यही हमारी बड़ी बहन आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता महोदय कह रही थी कि वो अंत्योदय में उनकी गहरी आस्था है। इनकी है, लेकिन इनके सरकार की नहीं है, क्योंकि इनके सरकार में ज्यादातर वो लोग हैं जिनका अंत्योदय, एकात्म मानव दर्शन और भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं है। यह सिर्फ अरबपतियोदय में विश्वास करने लगे हैं और इनकी सरकार एकात्म मानव दर्शन पे नहीं चल रही है, एक मानव दर्शन पे चल रही है। अनीता जी, अनीता जी जवाब दीजिए। मैं कहूंगा देश के बस एक बार प्रति व्यक्ति आय जब घटी है तो अरबपतियों की संख्या कैसे बढ़ गई? शोर न मचाएं, जवाब दे। शोर नहीं शोर है तो सच नहीं होता। ने कहा था जब छोटे दल हमारे साथ आएंगे हम उनका साथ जरूर देंगे। हम अपना दायित्व बोल रही है, पहले विकास में बोल रही है। जब विकास में सवाल होता है तो छोटा दल बोलती है और जब छोटे दल में सवाल हो गया तो विकास बोल रही है। जी नहीं, हम अंत्योदय कुपोषण में भारत इतना पीछे क्यों है? आयुष्मान भारत नीति आयोग की रिपोर्ट आपने पढ़ा है, शौचालय हमने दिए, आज बिजली आयुष्मान चाहिए, आज कम से कम गैस सिलेंडर सब घर नीति आयोग की रिपोर्ट झूठी है। नहीं, आपने सोचे इसीलिए तो किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं जो अंतिम छोड़कर व्यक्ति खड़ा हो वो भी हमारे साथ सहयोग करे। तो ये हमारी विचारधारा, हमारा दायित्व है, इसको आप कम से कम अन्यथा ना लीजिए और ना अन्यथा कहिए। ये हमारा अपनी जो विचारधारा है उससे हम कभी नहीं हटे। मैं भी अंत्योदय का, मैंने तो दीनदयाल समग्र पढ़ा है, मैं अंत्योदय में आस्था रखता हूँ। विचारधारा विचारधारा से आप हटे, हम लोग नहीं हटे। हम लोग अपनी अंत्योदय विचारधारा को लेकर चलते अपना दायित्व मानते हैं और अपना कर्तव्य मानते हैं और कार्य करते हैं। आज बूथ स्तर के
रही है उस पर? हमारी सरकार आप तो चल रही है, आपकी सरकार नहीं चल रही है। नीतियों से चल रही है, वो नीतियों से चल रही जो हमने आज ठीक तक सीखे, जो मार्गदर्शन मिला उसी मार्गदर्शन को लेकर हम आगे अच्छा, बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट कहाँ खड़ा है आपकी सरकार में? सारा तो विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया। बन गई है, आज कोई मार्गदर्शन का नतीजा है। चीन की वस्तुओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया, स्वदेशी की हत्या कर दी। विशाल हृदय और इसीलिए विकास की भारत को आगे बढ़ा रही है और इसीलिए जनता सहयोग कर रही है। ठीक है जिसको समझ चुकी ठीक है अनीता जी, मैं आजमी जी से पूछ लेता हूँ। आजमी जी, इस बहस का क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं? क्या कहीं कोई बहस जाती हुई दिख रही है? विकास पे चुनाव है, जातिवाद पे है, धर्म पे है, राम मंदिर पे है, आखिर मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, मुझे तो मुद्दा यही लग रहा है कि विकास की तो बात कहना बेकार है। इसलिए बेकार है कि 4.5 साल गवर्नमेंट के हो गए। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी सरकार ने बहुत विकास किए हैं, कौन से विकास किए ये तो मेरी समझ में नहीं आया। जैसे इन्होंने कहा बिजली मिल रही है, तो बिजली क्यों मिल रही है, कैसे सरप्लस हो गया? कोई नया यूनिट तो उन्होंने लगाया नहीं, वही पुराना इंफ्रा है जो पहले था और आज भी है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि इंडस्ट्री कितनी उत्तर प्रदेश में लगी, कितनी इंडस्ट्री बंद हुई हैं, इस पे तो कोई बहस नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप अगर विकास पे ही कहते हैं, जैसे मकान की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, टॉयलेट की बात टॉयलेट की बात करते हैं, ये सारी चीजें जो कह रही हैं ये तो पहले भी सरकार करती थी। रहा राशन की बात है, राशन मेरी बात आप सुने, सुनिए, मैं दूसरी मानसिकता से बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी नोएडा में इंडस्ट्री फिल्म आपने विकास, अरे कहाँ लगी कोई इंडस्ट्री? एक इंडस्ट्री आप बताइए, एक इंडस्ट्री आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्री, उसको उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। आज हमने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक इंडस्ट्री बता दीजिए। अरे एक इंडस्ट्री बता दीजिए ना कि जो इंडस्ट्री लगी कोई। मैंने आपको अभी पहले बता दिया, फिल्म सिटी आपको देखिए, कितनी बड़ी इंडस्ट्री ऐसा है आज लोग अपने घर से बाहर जाते हैं और सबसे बड़ी बात कहाँ लगी इंडस्ट्री? आप बताइए ना, कोई इंडस्ट्री बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में। नोएडा में आपने इंडस्ट्रियाँ उत्तर, इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। आदमगढ़ जी याद आ गए। नहीं, नोएडा मंसूरी साहब, इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी। हाजी मंसूरी साहब, आप क्या कहेंगे? विकास की बात तो आप भी करते हैं, विकास की बात भाजपा भी कर रही है। आखिर जब विकास पे आप दोनों जा रहे हैं तो छोटे दलों के साथ लेने की जरूरत क्यों? हाजी साहब, हमारी बात, ये हमारे पास लिस्ट है, देख लीजिए इसे जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। किस चीज की लिस्ट है ये? जो मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, ये पीला पीला दिख रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा। ये किस चीज की आप बता दीजिए। अब मैं बता दूं आपको, 2012 से लेकर 2017 तक जो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 138 योजनाओं पर काम किया है, ये उस चीज की लिस्ट है। और बिजली को कितना बढ़ाया है अखिलेश यादव जी ने, ये मतलब ये उत्तर प्रदेश की ये मौजूदा सरकार बता देगी। दूसरी बात, जो अखिलेश यादव जी ने विकास का काम उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 2017 के बीच किया है, उसी विकास के मुद्दे पर 2022 के अंदर चुनाव मैदान में उतरने अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना। और ये लोग साढ़े 4 साल के अंदर अखिलेश यादव के समय में कानून व्यवस्था और दंगे, जो दंगे हुए थे उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी के समय में जो दंगे हुए थे, भाजपा यही बार बार कह रही है कि हमारे पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जगह जगह दंगे हुए थे। वो भी भाजपा के लोगों ने दंगे भी भाजपा ने कराए थे और अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को दिया था। समाजवादी पार्टी की देन, आतंकवादी को पक्ष मुकदमे समाजवादी पार्टी की देन, समाजवादी पार्टी की देन, समाजवादी पार्टी ने अपराधों को बढ़ाया है, उसको मंत्री बनाया।
आज हम उनको अपराधियों को मुक्त कर रहे हैं, आज बिल्कुल आपको परेशानी हो रही है इस बात को लेकर, क्योंकि आज हम अपराधियों पे लगाम कर रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम आज अपराधियों को अंदर कर रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा इस सरकार ने कोई विकास का काम नहीं करके दिया है। ये जनता जानती है उत्तर प्रदेश की, और इसका जवाब इन्हें 2022 के अंदर देने का काम करेगी। मैं बता रहा हूँ आपको। बता दीजिए जो हमारी सरकार में वो है, जनता बताइए हमारी सरकार में वो आपकी सरकार में कितने दंगे होते थे, कितना पलायन होता था लोगों का। जी दीपक जी आप बताइए, इसमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। दीपक जी ये बताइए कि विकास क्या वास्तव में हुआ है, विकास के दावे कितने सही हैं, क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके से अपने विकास को लेकर के एग्रेसिव है, और आपने देखा होगा अखबारों में, सड़कों पे, होर्डिंग्स में जिस तरीके से उन्होंने रोजगार को लेकर के, राशन को लेकर के, डायरेक्ट बेनिफिट की जो योजनाएं हैं उसकी ये बात करते हैं। तो अगर ये बातें हैं तो कहीं ना कहीं तो दिक्कतें जो विपक्ष है, चाहे वो विपक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रूप में हो या समाजवादी पार्टी के रूप में या बसपा के रूप में, तो दिक्कतें तो आने वाली हैं। देखिए मैं बता दूं, मैं इनके विकास के सच को नीति आयोग के आंकड़े से ही प्रतिध्वनित और प्रतिबिंबित करूंगा। नीति आयोग के आंकड़ों पे तो हम आप उंगली उठा नहीं सकते। नीति आयोग ने कहा है कि सतत विकास उपलब्धियों के मामले में उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये तो एनएसएसओ का आंकड़ा है, इससे तो कोई अनिता जी इनकार कर ही नहीं सकती, हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश सिर्फ बिहार से आगे, झारखंड से भी पीछे है। गोवा और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 5 गुना का अंतर है। अगर यही विकास है तो मुझे एक शेर याद आता है कि कैसी मिसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। भूखमरी में भारत 94वें स्थान पर है 107 देशों में। पड़ोसी देशों में खाली अफगानिस्तान हमसे आगे है मान्यवर। अगर यही विकास का है तो विनाश किसे कहते हैं? हाँ, विकास हुआ अरबपतियों के मामले में, वो अरबपतियों के मामले में भारत, अब देखिए अब ये लगी शोर मचाने, ये सुन नहीं सकते। ये तो ऐसे डॉक्टर हैं जो बीमार से बीमार का हाल ही नहीं पूछ सकते। आप पंजाब की क्या करें जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी आंकड़ा कर लीजिए कि कितनी जनसंख्या उत्तर। आप हमें ना बताइए, आप अपने प्रधानमंत्री को बताइए। नीति आयोग के चेयरमैन वही होते हैं, उपाध्यक्ष कोई और होता है। आप नीति आयोग के चेयरमैन को बताइए, हमें क्यों बता रही हैं? नीति आयोग की बात कर रहे हैं, हम भी आंकड़े लेके आपके सामने अगर आते हैं तो अभी आंकड़े बता रहे हैं आपको कि हॉस्पिटल में कितने, हर जिले में आंकड़े बोले। तो बताइए ना नीति आयोग क्या कह रहा है। पनगड़िया जी ने उत्तर प्रदेश में कहा भाई इतना कर्ज क्यों हो गया उत्तर प्रदेश पर, कम करो, ये पनगड़िया जी ने कहा। अब आप कहिए पनगड़िया की मानसिकता दूषित है, पनगड़िया राष्ट्रद्रोही हो गया, तो फिर पनगड़िया को नीति आयोग का चेयरमैन क्यों बना दिया? हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, आपने अपना विकास किया, हमने जनता के लिए कार्य किया। ठीक है, हम आखिरी सवाल आजमी जी से ले लेते हैं। आजमी जी से हम आखिरी सवाल ले लेते हैं। आजमी जी, ये जो विकास की बात हुई, छोटे दलों की बात हुई, आप कहां तक सहमत है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है वो सीधे जो पहुंचाई है लोगों तक, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को ये 2.5 करोड़ लोगों तक इन्होंने टोटल डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया है, और पिछली बार इनको 3 करोड़ वोट मिले थे। तो अगर इन्होंने इस तरह से स्कीम पहुंचाई है और अगर कहीं वो वोट में कन्वर्ट हो जाती है तो विपक्ष की तो हालत खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल सही है कि जो भाजपा ने जो अपने सिस्टम बनाए हैं और जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज को मिलता है, इससे नो डाउट ये है कि उनका तो फायदा हुआ और वो उनका वोट भी कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वोट कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर लिया है वोटर के मामले में कि अगर यही स्थिति रही तो भाजपा को हराना आसान नहीं है। अगर छोटे छोटे दलों ने अपने इशूज को, अपने एजेंडे को, अपनी समस्याओं को, रोजगार को, बेरोजगारी को लेकर के तमाम मुद्दों पे अगर नहीं आती है और लड़ाई नहीं लड़ती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भला हो पाएगा। इसलिए कि क्योंकि भाजपा ने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, जैसे आपने राशन कहा, राशन डायरेक्ट उसको मिल रहा है, आवास के लिए डायरेक्ट उसको मिल रहा है, कोई बीच में नहीं है, बिचौलिया नहीं है, तो बेनिफिट उसने तो गरीबों को दिया ही है। तो जब जो जमीन पे पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो उगेगा ही उगेगा। लेकिन विपक्ष
जिस तरीके से खामोश है मुद्दों पे, अब जैसे महंगाई के मामले पे है, पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ गया, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बढ़े हुए जो तमाम हैं, लेकिन इस पे कोई बहस नहीं कर रहा, न इस मुद्दे पे कोई बात कर रहा है। बात किस पे कर रहा है, ये घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव अगर हिंदू मुस्लिम होता है और इस मुद्दे पे अगर जाता है तो भाजपा को पीछे करना आसान नहीं है, और सरकार भाजपा बना सकती है, इसलिए बना सकती है क्योंकि उस पे कोई, उस रेस में कोई आगे नहीं है। ठीक है आजमी साहब, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप सब मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहस का ये सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, कई और विषय भी आएंगे। नमस्कार।